हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अपन आज टैक्सेशन, कराधान। देखिए, टैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बेसिक सी चीजों के ऊपर डिस्कशन करें अगर, तो टैक्सेशन का मतलब, सबसे पहला वर्ड ही टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स किसको कहेंगे अपन? मीनिंग ऑफ टैक्स, कर से आशय। कर से क्या आशय है, क्या अर्थ है कर? तो बहुत आसान शब्दों में कहा है कि an amount which is compulsorily levied and collected by government is known as tax। यानी क्या मतलब हुआ? सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से आरोपित एवं वसूल की जाने वाली राशि कर कहलाती है। कर कहलाती है। यानी अगर मैं बोलता हूं तो यहां वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? कंपल्सरीली लेविड एंड कलेक्ट, अनिवार्य रूप से आरोपित एवं वसूल की जाने वाली राशि। तो वर्ड क्या निकल करके आया? कंपल्सरी। कंपल्सरीली तो लेविड है और कंपल्सरीली ही कलेक्टेड है, यानी आरोपित। आरोपित कह दो चाहे लगाई जाने वाली बात है। आरोपित, थोपना। आरोपित यानी उनसे कंपल्सरीली, अनिवार्य रूप से, और वसूलना भी है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी भी होनी चाहिए और लेविड एंड कलेक्टेड भी होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए? हमने कहा सरकार। सरकार कौन सी होनी चाहिए? तो मैं अगर कहूं सरकार के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और बोथ भी हो सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों। तो सरकार का अर्थ इसी से ही लगाएगा। ठीक है, तो सरकार कोई भी हो सकती है, दोनों मिलके भी आरोप कर सकते, कुछ भी। तो मीनिंग की अगर बात करूं सिंपल से। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अगर टाइप्स ऑफ टैक्सेस की मैं बात करता हूं तो क्या बोलूंगा? है टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। कर के प्रकार। कर
के प्रकार। एक है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। एक है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? यानी जो लगाया जिस पे जा रहा है, वसूल भी उसी से किया जाएगा। यानी जिस पर हमने लेवी किया, कलेक्ट भी उसी से किया जा रहा है। यानी मैं बोलूं लेवी एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन। यानी लगाया एवं वसूला एक ही वैसे बोलते हैं, एक ही व्यक्ति पर लगाया एवं वसूला जाता है। पर लगाया एवं वसूला जाता है। सेम इंसिडेंस एक ही पर्सन के ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी हम अपने कर का भार किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अगर इसी का एग्जाम्पल दूं तो जैसे इनकम टैक्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे हाउस टैक्स, जैसे हाँ कोई बोल रहा है वेल्थ टैक्स, नहीं, वेल्थ टैक्स अब अबॉलिश हो चुका है भाई, उसको खत्म करो ना यार। अबॉलिश हो गया है, उसके दिमाग ही मत लगाओ, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है। हाउस टैक्स है, गृह कर। हाउस टैक्स ये लोकल अथॉरिटीज लेती है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जीडीए वगैरह, ये सब लोग अपने से कुछ टैक्स। इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये नगर निगम वगैरह वाले होते हैं, ये हमसे म्युनिसिपल टैक्स भी लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स एक्सेप्ट। अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करूं तो लेवी ऑन अ पर्सन बट कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। यानी लगाया किसी एक व्यक्ति पर जाता है, जबकि वसूला किसी अन्य व्यक्ति से जाता है। क्या होगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस नहीं, सर्विसेज टैक्स। जैसे कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है ना जो कस्टम ड्यूटी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्सेस है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें तो कोई बात नहीं। हम अपने सफर जो शुरू कर रहे हैं वो है टैक्स। टैक्स के साथ में शुरू कर रहे हैं, और वो भी सर टैक्स तो शुरू कर ही दी ना आपने। अरे भैया, टैक्स में भी पहला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन। इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन।
आयकर एक परिचय। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं सबसे पहले वही मीनिंग, यानी कि आशय या अर्थ, किसको कहते हैं? इनकम टैक्स। बहुत आसान सी बात है। अ टैक्स ऑन इनकम इज known as इनकम टैक्स। आय पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। आय पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। अच्छा, क्या है भाई? इनकम पर लगने वाला टैक्स। इनकम कमाओगे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम कमाओगे टैक्स देना पड़ेगा, मुश्किल बात थोड़ी ना है कोई। तो इनकम पर लगने वाला टैक्स। सर ये बात टैक्स पर लगे, मतलब इनकम पर टैक्स लगेगा, ये आई कहां से बात? किसने कही है? ये कहां से आई है? तो भैया एक बात याद रखना, कानून में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान। सबसे ऊपर है हमारा संविधान। तो इसको कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अब मैं यहां नहीं लिख पाऊंगा, इसको उधर ही लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और क्या बोल रहे हैं? सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, यानी आयकर का संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अगर सबसे पहले इसमें बात की जाती है तो सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सबसे पहले यही चीज है। दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया इन्होंने? भारतीय संविधान। अच्छा, संविधान जो भी है ना हमारा, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़ा ही होगा आपने कभी ना कभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल्स में बटा हुआ है। तो दो आर्टिकल्स मैटर करते हैं। दो आर्टिकल है, एक तो 246 और एक है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 और 246। 265 तो हमको कहता है कि अगर कभी कोई लॉ बनाना है, अगर कभी कोई कानून की बात है, कोई भी टैक्सेस लेवी करने हैं तो पहले लॉ बनाइए, पहले एक्ट बनाइए, पहले लॉ बनाना जरूरी है। तो बिफोर अप्लाइंग द टैक्स, लॉ इज इंपॉर्टेंट। मेक अ लॉ फर्स्टली, तो मेक अ लॉ बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस। तो ये तो 265 कहता है बिना बिना कानून के कर नहीं लगाया जा सकता। जबकि 246 क्या कहता है? 246 में हमारे को दे रखी है यहां पे शेड्यूल्स दे रखे हैं, और 7th नंबर का शेड्यूल है 246 में। आर्टिकल
आर्टिकल 246, ठीक है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल, सातवां या सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। फिर सेवेंथ शेड्यूल अगर आप देखोगे तो उसमें भी तीन लिस्ट दी हुई है हमारे को। क्या दी हुई है? तीन लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर दे रखे हैं उन सब पे टैक्सेस लगाने का अधिकार या उन पे लॉ बनाने का अधिकार या उन पे कंट्रोलिंग करने का राइट केवल किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है और किसी को भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट जो स्टेट लिस्ट में मैटर्स लिखे हुए हैं उन पे टैक्सेस लगाने का राइट, उन पे लॉ बनाने का राइट, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट केवल किसके पास है? केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर साइड कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो मैटर लिखे हुए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यस, उसमें केवल और केवल लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? बोलो बोलो बोलो, किसके पास है? हाँ, दोनों सरकार के पास है। दोनों मिलकर के कोई लॉ इंप्लीमेंट करेंगे, कोई टैक्सेस लगाएंगे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारे लिए कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है यस कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो सातवें शेड्यूल में भी कौन सी? यूनियन लिस्ट, संघीय सूची, ठीक है। संघीय सूची में भी एंट्री नंबर 82, प्रविष्टि संख्या 82 से आया है हमारा इनकम टैक्स। बात समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर, समझ रहे हैं। और पता है इसमें क्या लिख दिया? क्या लिख दिया इसमें? यस, इसमें लिख के दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम्स। तो आय पर कर कृषि से आय को छोड़कर ठीक है, कृषि से आय को छोड़कर बाकी सब पर आय लगाने का अधिकार है। कहां दिया हुआ है? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में। तो एक दो बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं हमारे से कि आर्टिकल 246 में क्या है, तो सेवन शेड्यूल है, सेवन शेड्यूल में क्या है, तो एंट्री नंबर 82 है। एंट्री नंबर 82 में क्या है? इनकम ऑन टैक्सेस, ठीक है, इनकम ऑन टैक्सेस की।
चलते हैं आगे, बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? आयकर का प्रशासन। ऑब्वियस है, बताओ ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में एक्ट बनाने, कोई भी रूल बनाने, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार केवल किसको है? बोलो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करने वाला है? यस, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीजी। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासन किया जाता है। किसकी हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की सहायता द्वारा प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड। ठीक है, ये सीबीडीटी कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर पाती है? तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, आयकर विधि द्वारा आयकर के कानून द्वारा, मैं कानून लिख देता हूं विधि के द्वारा, आयकर कानून के द्वारा या के माध्यम से, के माध्यम से के अनुसार, आयकर कानून के अनुसार ये एडमिनिस्ट्रेट करता है सीबीडीटी। सीबीडीटी किसके अकॉर्डिंग चलता है? सीबी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छा, तो सर ये बताओ कि ये क्या है? देखिए, केंद्र सरकार ने राजस्व के बोर्ड बना रखे हैं दो। केंद्र सरकार ने सारी अथॉरिटी किसको दे दी? किसको दे दी? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को, या सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको बोलते हो आप, वित्त मंत्रालय द्वारा। और वित्त मंत्रालय ने दो रेवेन्यू बोर्ड्स बना दिए अपने। दो रेवेन्यू बोर्ड्स कौन कौन से हो गए उसके लिए? सर एक हो गया अपने सीबीडीटी, एक हो गया सीबीआईसी। सीबीआईडीटी नहीं, सीबीआईसी।
ये तो हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, पुराना नाम सीबीईसी हुआ करता था, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो अब एक्साइज हट गई तो ये हटा दिया, अब ये कस्टम्स, ठीक है। तो आगे जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे तब देखना हो तो अभी ये बात है। फिर क्या बोल रहे हैं हम अपने पॉइंट पे, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स की बात तो हमने कर ली, ये तो हो गई बात हमारे। हम बात कर रहे हैं ये इनकम टैक्स लॉ क्या है। तो मैं अब बात करूं आयकर कानून के घटक, आयकर कानून के घटक क्या है, आयकर कानून के घटक है? पहला, फर्स्ट कौन है, एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, वार्षिक वित्त अधिनियम, वार्षिक वित्त अधिनियम। एनुअल फाइनेंस एक्ट के बाद कौन है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961, ये भी ठीक है। एक है इनकम टैक्स रूल्स 1962, आयकर नियम 1962, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, अधिपत्र एवं परिपत्र, अधिपत्र एवं, ठीक है, इसे अधिपत्र के साथ साथ अधिसूचना भी कहते हैं, दोनों ही वर्ड्स हैं इसके। और केस लॉस, जो भी केसेस हो जाते हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ केस लॉस की बात, ठीक है। अब एक एक के ऊपर डिस्कशन करना है अपने को, एक एक के रिगार्डिंग में चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले बात करें एनुअल फाइनेंस एक्ट की। ये कंपोनेंट की अगर बात करते हैं हम तो इसका मतलब क्या है, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एनुअल फाइनेंस
एक्ट। वार्षिक वित्त अधिनियम। वार्षिक वित्त अधिनियम क्या है? वार्षिक वित्त अधिनियम किसको कहेंगे? वार्षिक वित्त अधिनियम। देखिए, हर साल जब भी इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। ये चेंजेस आते कहां से? ये चेंजेस आने का जो तरीका है, सुन रहे हो क्या? ये चेंजेस आने का जो तरीका है वो आता है फाइनेंस एक्ट से। तो पहले क्या होता है कि जब सदन चल रहा होता है तब आप, मतलब आप कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि ये जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो जाकर के अपना एक बजट अनाउंस करते हैं, बजट सुनाते हैं। सुनते हो ना आप? फरवरी मार्च के आसपास के टाइम पे एक बजट आता है, फाइनेंस बिल कहते हैं उसको। आप उसको क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल, वित्त बिल आता है। ये बिल सुनाया जाता है। कौन सुनाता है ये? कौन सुनाता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्रीय वित्त मंत्री वो सुनाते हैं ये बिल। फिर वो सुनाते हैं तो जब वो अनाउंस करते हैं तो पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पास हो जाना चाहिए, पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है। सदन के दोनों पक्षों के द्वारा पास। मतलब सहमति हो जानी चाहिए दोनों दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा, वो अपनी सम्मति दे दें। ठीक है, सम्मति मतलब उन्होंने अग्री कर दिया है। और जब ये हो जाए तो कंसेंट गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति अगर ऐसा हो गया, उसने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब ने भी हमारे अग्री कर दिया, तब फिर वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम। वित्त अधिनियम बन जाएगा। ये होने के बाद क्या है? ये होने के बाद अमेंडमेंट आ जाएंगे, इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर संशोधन आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई चीज मुझे चेंज करनी हो तो कितना लंबा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले बिल बनाओ, फिर उसको सुनाओ, फिर पास कराओ, फिर प्रेसिडेंट के पास लेके जाओ, फिर वो अग्रीड करेंगे, तब जाकर के एक्ट में चेंज होगा। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट का काम ही यही है, ये इसीलिए ही है।
और एक छोटा काम और है एनुअल फाइनेंस एक्ट का, है एक और है, मतलब इनकम टैक्स से जो रिलेटेड बातें हैं वो ये है। फाइनेंस एक्ट बहुत बड़ा स्कोप है। फाइनेंस एक्ट में अगर मैं बोलता हूँ कि डिफेंस के बारे में भी आएगा, एजुकेशन के बारे में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आएगा, हेल्थ के बारे में आएगा, उसके अलावा टैक्सेस के बारे में आएगा, बहुत सारी चीजें आती है। क्या रेवेन्यूज आएंगे, क्या रेवेन्यूज हम वो जो आएंगी उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस करेंगे, ये डेफिसिट बजट रहेगा या प्रॉफिटेबल रहेगा या कहां से आमदनी का, बहुत सारी बातें होती है, बतेरी बात, बहुत सारी। तो ये बड़ा स्कोप है, बस उसमें से हमको केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड बात करनी है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड बात में अमेंडमेंट की बात है, वो इस तरह से अमेंडमेंट आएंगे, इस तरह से उसमें चेंजेस आएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। बी, बी पार्ट क्या क्या बोल रहे हैं, बी में क्या बोल रहे हैं, फाइनेंस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल बना हुआ है। फाइनेंस एक्ट जो है ना उसका एक शेड्यूल बना हुआ है। मैं बोलता हूं शेड्यूल की अगर बात करूं तो फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट वित्त अधिनियम का या की प्रथम अनुसूची। इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा, जल्दी बोलो। इसके अंदर चार पार्ट दिए हुए हैं, इसके अंदर चार पार्ट है। पार्ट वन, पार्ट वन के अंदर पता है क्या दे रखा है, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। क्वेश्चन पूछ लिया था हमसे एक बार कि आयकर की दर कहां पर है, इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में और भी एक्ट, ये सब। तो उसमें बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनकम टैक्स टिक करके आ गए, बोलो बढ़िया, अरे क्या क्वेश्चन है, अरे भाई साहब क्या, तुमको ही कह रहा हूँ नालायक को, समझ ही नहीं लो तुम बात को क्या। इनकम टैक्स एक्ट की रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, इनकम टैक्स की रेट फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है, और वो भी पार्ट वन में दे रखी है। तो पूरा एड्रेस याद रखना, क्या एड्रेस याद रखोगे कि इनकम टैक्स एक्ट की रेट, सॉरी इनकम टैक्स की रेट्स, एक्ट की नहीं, इनकम टैक्स की रेट, रेट ऑफ इनकम टैक्स कहां पे मेंशन कर रखी है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट, ठीक है। हाँ, गड़बड़ मत कर देना, नहीं सर नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, पार्ट टू में क्या दे रखा है, पार्ट टू में दे रखा है रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, एडवांस टैक्स और टीडीएस, ठीक है। अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर की कटौती की दरें। पार्ट थ्री, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, रेट्स ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी,
वेतन पर कर की कटौती की दरें ये दे रखी है। और पार्ट 4 में क्या दे दिया? पार्ट 4 में दे दिया रूल्स टू डिटरमाइन दी एग्रीकल्चरल इनकम। कृषि से आय की गणना के नियम। समझ गए क्या बात? ये हमारे को लिख करके दिया हुआ है, ठीक है, दिक्कत ही नहीं किसी बात की। चलिए बात करते हैं अपन अब अपने इनकम टैक्स एक्ट की। इनकम टैक्स एक्ट, व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट? देखिए इनकम टैक्स एक्ट को तो हमको डिटेल में पढ़ना ही पड़ना, समझ रहे हो? इनकम टैक्स एक्ट जो है इसको डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास इसी से संबंधित, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। शुरू से ही, अभी नहीं, शुरू से ही ये एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एप्लीकेबल टू होल इंडिया, संपूर्ण भारत में लागू है जे एंड के सहित। अच्छा, और क्या है? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल हुआ था ये? 1 अप्रैल 1962 है। रेट का नाम तो 61 है, 61 होगा, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ है ये? 1962। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बटावा कैसे है? हाउ इनकम टैक्स इज डिवाइडेड? तो इनकम टैक्स एक्ट डिवाइडेड है। इनकम टैक्स एक्ट इज डिवाइडेड एज फॉलो। आयकर अधिनियम निम्नानुसार बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं? यस,
तो डिवाइडेड कैसे कैसे डिवाइडेड है, ये किस तरह से बटा हुआ है, आओ चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। 23 चैप्टर्स, 23 अध्याय है, 298 सेक्शंस हैं। अब 298 टोटल सेक्शन, नंबर लास्ट नंबर भी यही है और टोटल भी यही बोला जाता है। आपसे पूछे कितने सेक्शन है तो भी यही जवाब दोगे, और लास्ट सेक्शन कौन सा तो भी जवाब यही दोगे। 298 सेक्शंस है और बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, ठीक है, क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, कई सारे एक्सेप्शंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, और 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्स क्या होते हैं, जब एक्ट के अंदर कोई चीज रिपीटेड मोड पर आ रही होती है तो उसको हटा के और नीचे पीछे लास्ट लास्ट में ले जाते हैं ताकि रिपीटेशन से बच जाए, और फिर रेफर कर देते हैं शेड्यूल नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ऐसा शेड्यूल बना रखे वो शेड्यूल्स। क्लियर है बात। बाकी इनकम टैक्स के बारे में तो हमको जानकारी लेनी ही है, तो वो बाकी सारी बातें अपन वहां पे डील करेंगे, तो आगे अपने आप ही आ जाएगा। इससे ज्यादा हमको कोई खास बात इसमें अभी करनी है नहीं, क्योंकि ये तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई ज्यादा जरूरत हमको है नहीं अभी हाल फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंपोनेंट्स के ऊपर। तो अभी आज कंपोनेंट्स को यहीं रोकते हैं, हम यहीं पे विराम देते हैं इस वाले लेक्चर को, और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मिलेंगे जहां पर डिस्कस करेंगे बाकी के कंपोनेंट्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।